वेलकम बैक टू फिल्मी लोग। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है सेरेंडिपिटी, जो साल 2001 में आई थी। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी के एक शॉपिंग स्टोर में क्रिसमस पर खरीदारी करने वाले लोगों की भारी भीड़ लगी होती है। इस स्टोर में ब्लैक कलर के सिर्फ एक जोड़ी ग्लव्स बचे होते हैं, जिन्हें एक अनजान लड़का और लड़की एक ही साथ उठाने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की इन ग्लव्स को छोड़ देती है, लेकिन उस लड़के को जब पता चलता है कि इस स्टोर में ये आखिरी ब्लैक कलर के ग्लव्स बचे थे, तो फिर वो भी उस लड़की के लिए इन्हें छोड़ देता है। मगर तभी पीछे से जब एक तीसरा आदमी भी उन्हीं ग्लव्स को खरीदने के लिए उठा लेता है, तो वो इन्हें वापस लेने के लिए उस आदमी को एक छोटी कहानी बनाकर सुनाने लगते हैं कि वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं और उनके लिए ये ग्लव्स ज्यादा जरूरी है। वो आदमी उनकी इस छोटी कहानी को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो ये ग्लव्स उन दोनों के लिए छोड़ जाता है। इस तरह अपनी कामयाबी से खुश होकर वो दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराने लगते हैं और उस लड़के का शुक्रिया करने के लिए वो लड़की उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जिसका नाम होता है सेरेंडिपिटी। उस लड़के को यहाँ के मिल्क शेक का टेस्ट काफी पसंद आता है और वो उससे ऐसे ही पूछ लेता है कि इतना अच्छा रेस्टोरेंट उसने कैसे ढूंढा। वो लड़की कहती है कि उसे इस रेस्टोरेंट का नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेरेंडिपिटी उसका फेवरेट वर्ड है, जिसका मतलब होता है किस्मत। अब बातों बातों में उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों ही किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। उस लड़के की कोई गर्लफ्रेंड थी और उस लड़की का भी एक बॉयफ्रेंड था। एक दूसरे के बारे में ये बात जानकर एक पल के लिए उन दोनों के ही चेहरे की मुस्कुराहट फीकी सी पड़ जाती है। वो एक दूसरे से अनजान जरूर थे, लेकिन उनकी ये पहली मुलाकात इतनी दिलचस्प थी कि अब वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब रेस्टोरेंट से बाहर आकर वो लड़का उस लड़की से अपना नाम जोनाथन बताता है और उससे उसका नाम और नंबर पूछने लगता है, जिससे वो दोबारा कभी उससे मिल सके। लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बताती और मुस्कुराकर कहती है कि अगर उनकी किस्मत में मिलना होगा तो वो फिर से कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। इस तरह वो टैक्सी पकड़कर वहाँ से निकल जाती है और जोनाथन भी वहाँ से पैदल ही अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे याद आता है कि वो रेस्टोरेंट में अपना मफलर भूल आया है, इसलिए उसे लेने वो रेस्टोरेंट वापस जाता है। लेकिन यहाँ आकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस लड़की के ग्लव्स का पैकेट भी यहीं रह गया था और वो भी उसे लेने वापस आई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वो लड़की अभी से किस्मत का ही कोई इशारा मानकर जोनाथन के साथ कुछ और वक्त गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ से वो एक स्केटिंग रिंग में जाते हैं और स्केटिंग करते हुए काफी सारी बातें करते हैं, जैसे जोनाथन उसे अपनी फेवरेट मूवी का नाम बताता है और उसके साथ गुजरे इस थोड़े से वक्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा लम्हा बताता है। आखिरकार अपने लिए जोनाथन की दीवानगी और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर वो लड़की उसे पेपर के एक टुकड़े पर अपना नाम और नंबर लिखकर देने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक तेज ट्रक के गुजरने से उसके हाथ से वो पेपर उड़ जाता है और वहाँ पड़े बहुत सारे पेपर के टुकड़ों के साथ मिलकर उनकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है। जोनाथन कहता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो लड़की इसे भी किस्मत का ही कोई इशारा मानती है और कहती है कि शायद किस्मत उन्हें एक दूसरे के पास लाना ही नहीं चाहती। लेकिन जोनाथन की काफी रिक्वेस्ट करने पर अब वो एक अजीब सा रास्ता निकालती है। वो एक $5 के नोट पर जोनाथन से उसका नंबर लिखवाती है और इससे एक माउथ फ्रेशनर खरीदकर आगे बढ़ जाती है। उसे समझाती है कि अगर उनकी किस्मत में मिलना होगा तो ये $5 का नोट किसी भी तरह उसके पास ही लौट कर आएगा। फिर वो अपने बैग से एक किताब निकालकर उसे दिखाती है और कहती है कि यहाँ से जाकर वो इस किताब के पहले पेज पर अपना नाम और नंबर लिख देगी और कल सुबह इसे किसी बुक स्टोर पर बेच देगी। इस तरह वो जोनाथन को भी उसे ढूंढने का चांस दे देती है। लेकिन जब वो इसे नाइंसाफी बताता है तो वो लड़की एक आखिरी बार किस्मत आजमाने के लिए उसे एक होटल के अंदर ले जाती है, जिसका नाम होता है वाल्डॉर्फ एस्टोरिया। यहाँ वो एक लिफ्ट के अंदर चढ़कर जोनाथन को सामने वाली दूसरी लिफ्ट में चढ़ने के लिए कहती है। फिर वो अपना प्लान बताती है कि अब वो दोनों किसी भी एक फ्लोर का बटन दबाएंगे और अगर उन दोनों ने एक ही फ्लोर का बटन दबाया तो समझो किस्मत उन्हें मिलाना चाहती है। जोनाथन को अब उस लड़की के इस पागलपन पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन इस वक्त वो उसकी बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। आखिर में वो लड़की उस पैकेट से एक ग्लव्स निकालकर अपने पास रखती है और दूसरे को पैकेट समेत जोनाथन की ओर फेंक देती है। इसके बाद वो लिफ्ट में 23वें फ्लोर का बटन दबाती है और लिफ्ट बंद होने से पहले उसे अपना नाम सैरा बता देती है। अब दूसरी लिफ्ट में जोनाथन भी काफी कंफ्यूजन के बाद इत्तेफाक से 23वें फ्लोर का ही बटन दबा देता है, लेकिन उसकी लिफ्ट में एक शैतान बच्चा घुसकर कई सारे फ्लोर के बटन एक साथ दबा देता है, जिससे वो लिफ्ट काफी रुक रुक कर ऊपर जाने लगती है। इधर 23वें फ्लोर पर पहुंचकर सैरा काफी देर तक जोनाथन की लिफ्ट का इंतजार करती है, लेकिन फिर वो ये सोचकर हार मान लेती है कि शायद उसने किसी दूसरे फ्लोर का बटन दबाया होगा। इस तरह वो इसी लिफ्ट से नीचे चली जाती है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद जोनाथन भी ऊपर आ जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इसी तरह होटल के बाहर भी वो उससे कुछ ही सेकंड पहले निकल जाती है और उसे काफी देर वहीं ढूंढने के बाद जोनाथन भी मुंह लटकाकर अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। अब इसके लगभग 7 साल बाद इसी वाल्डॉर्फ होटल में जोनाथन को दिखाया जाता है, जिसकी आज अपनी गर्लफ्रेंड हेली के साथ सगाई हो रही होती है।
जोनाथन न्यूयॉर्क में ही एक टीवी प्रोड्यूसर होता है और कल सुबह उसे एक वीडियो शूट करने के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए वह हैली और बाकी सभी लोगों को गुड नाइट कहकर अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो सड़क के किनारे एक बुक सेलर को देखकर रुक जाता है और उसके पास रखी एक वैसी ही किताब को खोलकर देखने लगता है जैसी किताब पर कई साल पहले सैरा ने उससे अपना नंबर लिखने के लिए कहा था। लेकिन इस किताब के अंदर उसे कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, तो वो चुपचाप उसे वापस रखकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर सैरा को दिखाया जाता है जो सैन फ्रांसिस्को में रहती है और एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होती है। आज जब वो अपने घर वापस आती है तो उसे भी उसका बॉयफ्रेंड लार्स, जो कि एक म्यूजिशियन होता है, वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज कर देता है और सैरा भी बिना कोई देर किए उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन आज भी जब कभी उसके पास कोई $5 का नोट आता था तो वो इसे पलट कर जरूर देखती थी। इसके अगले दिन जोनाथन को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ एक गोल्फ कोर्स में वीडियो शूट करने जाता है। आज यहाँ एक लड़की जब अपना नाम सैरा बताती है तो वो चौंक कर तुरंत पीछे देखता है, लेकिन ये कोई और लड़की होती है। इसके बाद वो बाल कटवाने जाता है तो वहाँ भी उसे एक सारा नाम की लड़की मिलती है। और तो और जब वो टैक्सी में बैठा होता है तो रास्ते में गाना भी कोई सैरा के नाम का ही गा रहा होता है। अब वो घर जाने की बजाय अपने दोस्त डीन के ऑफिस चला जाता है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में एक न्यूज एडिटर होता है। वो उसे इस अजीब इत्तेफाक के बारे में बताकर सैरा को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। डीन उसे समझाता है कि बिना सरनेम और एड्रेस के वो उसे कैसे ढूंढ सकते हैं, जबकि जोनाथन को तो ये तक मालूम नहीं था कि वो किस शहर में रहती है। उसे ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो किताब, जिसे वो कई साल पहले भी हर एक छोटे बड़े बुक स्टोर्स पर ढूंढ कर थक चुके थे। और वैसे भी अब उसे ढूंढने का क्या फायदा, जबकि आज से 3 दिन बाद जोनाथन की शादी होने वाली थी। लेकिन फिर भी दोस्त तो आखिर दोस्त ही होता है। वो जोनाथन के लिए पूरा दिन उसके साथ घूम कर उस किताब को ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आखिर थक हार कर जोनाथन रात को अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है, जहां उसकी मंगेतर हैली ने हनीमून की पैकिंग के लिए उसकी अलमारी का सारा सामान बाहर निकाल रखा होता है। अचानक इस सामान में से उसे वही एक ग्लव्स वाला पैकेट मिल जाता है जो कई साल पहले सैरा ने उसे दिया था। आज वो सैरा को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था, इसलिए उसे महसूस करने के लिए वो अपना हाथ इस ग्लव्स में डालकर देखने लगता है। तभी इस ग्लव्स के अंदर उसे इसकी पेमेंट स्लिप मिल जाती है जिस पर एक अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ था। जोनाथन को लगता है कि जरूर ये सैरा का ही अकाउंट नंबर होगा और अब वो बेसब्री के साथ सुबह होने का इंतजार करने लगता है। दूसरी ओर सैन फ्रांसिस्को में सारा अपने बॉयफ्रेंड लार्स से हनीमून की डेट्स को लेकर बात करती है तो उसे एहसास होता है कि लार्स हनीमून की डेट फिक्स करने में अपने काम को ज्यादा अहमियत दे रहा है, जबकि सारा के लिए उसका काम और उसके मरीज भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे। उसे लार्स का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता और अब वो उदास सी अपने घर की ओर जाने लगती है। अचानक रास्ते में एक जगह उसे उसी मूवी का पोस्टर दिखाई देता है जिसे जोनाथन ने उससे अपनी फेवरेट मूवी बताया था। सारा को आज कई साल बाद फिर से ये किस्मत का कोई इशारा लगता है और अगली सुबह वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ईव को जाकर ये सब बताती है, लेकिन ईव उसे इन बेकार की बातों में पड़ने के बजाय अपनी शादी पर फोकस करने के लिए कहती है। इधर जोनाथन को दिखाया जाता है जो सुबह होते ही उसी स्टोर में पहुंच जाता है जहां से कई साल पहले सैरा ने एक ग्लव्स खरीदे थे। यहाँ पहुंचकर वो सेल्समैन से इस अकाउंट नंबर के जरिए उनका पुराना रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे सैरा का पूरा नाम या उसकी कोई कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाए। लेकिन वो सेल्समैन बहुत खड़ूस होता है। वो उससे पूरे $1000 का सामान खरीदवाने के बाद भी उसे कोई सही जानकारी नहीं देता, जिससे गुस्से में आकर जोनाथन उसका गिरेबान पकड़ लेता है और इस तरह वो उससे झगड़ा करके रात को अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। दूसरी ओर सैरा को दिखाया जाता है जिसे अब बार बार बस जोनाथन का ही ख्याल आता रहता है। आखिर में वो उसे ढूंढने का फैसला कर लेती है और अब वो लार्स के पास जाकर उससे कह देती है कि वो शादी से पहले 1-2 दिन के लिए न्यूयॉर्क घूमने जाना चाहती है। इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ईव को किसी तरह अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेती है और सुबह होने तक वो न्यूयॉर्क के उसी वाल्डॉर्फ होटल में होती है जहां 7 साल पहले वो जोनाथन को किस्मत के भरोसे छोड़कर चली गई थी। सारा यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जोनाथन को कैसे ढूंढेगी, इसलिए वो ईव के साथ ऐसे ही न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमना शुरू कर देती है और जहाँ भी उसका दिल करता है वो उधर ही निकल पड़ती है, इस उम्मीद में कि शायद किसी मोड़ पर जोनाथन उसे दिख जाए। लेकिन इतने बड़े शहर में वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। रास्ते में एक गोल्फ कोर्स का एडवर्टाइजमेंट करने वाला आदमी उनसे टकरा कर गिर जाता है तो सारा इसे किस्मत का ही कोई इशारा मानकर उस गोल्फ कोर्स में भी पहुंच जाती है। ये वही जगह होती है जहां 2 दिन पहले ही जोनाथन ने एक वीडियो शूट की थी और उसकी टीम यहां आज भी कोई वीडियो शूट कर रही होती है। लेकिन सैरा जोनाथन को सिर्फ खुद से ही ढूंढती रहती है, वो किसी से कुछ नहीं पूछती क्योंकि उसे तो जोनाथन का पूरा नाम तक नहीं मालूम था। इधर जोनाथन अपने दोस्त डीन के साथ मिलकर किसी तरह उस सेल्समैन को मना लेता है और उससे इस अकाउंट नंबर से जुड़ा एड्रेस लेकर वहां पहुंच जाता है।
लेकिन ये किसी फ्रेंच आदमी का एड्रेस होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि 7 साल पहले वो लड़की यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आई थी। उसने बस कुछ ही दिन के लिए यहाँ रूम किराए पर लिया था और उस फ्रेंच आदमी के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की थी। इससे ज्यादा उस आदमी के पास सारा की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि शायद उस एजेंसी के पास उसकी कोई कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाए जहाँ से उसने ये रूम बुक किया था। वो उन्हें उस एजेंसी का एड्रेस बता देता है, जो कि सेरेंडिपिटी रेस्टोरेंट के बिल्कुल बराबर में ही था। अब सारा को दिखाया जाता है जो शाम के वक्त अपनी फ्रेंड ईव के साथ उसी सेरेंडिपिटी रेस्टोरेंट में होती है। यहाँ ईव उसे समझाती है कि ये बातें सिर्फ थिएटर नाटकों में ही अच्छी लगती हैं कि दो लोग सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं और किस्मत उन्हें मिलाकर रहती है। वो कहती है कि असल जिंदगी में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब उसे अपने मंगेतर के पास वापस लौट जाना चाहिए। सारा भी उसकी बात मानकर वापस चलने के लिए तैयार हो जाती है और उठकर रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि बिल चुकाने के बाद जो पैसे ईव को वापस मिले थे, उनमें से एक वही $5 का नोट भी होता है जिस पर जोनाथन का नाम और नंबर लिखा हुआ था। इस तरह वो दोनों होटल जाने के लिए बाहर खड़ी एक टैक्सी में बैठ जाती हैं। उनसे कुछ ही सेकंड के फासले से जोनाथन और डीन भी वहां आ जाते हैं, लेकिन वक्त के इस छोटे से फासले की वजह से वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। जोनाथन जब देखता है कि यहाँ उस एजेंसी की जगह अब दुल्हन की ड्रेस तैयार करने वाली दुकान है, तो फिर वो हार मान जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत भी उससे यही कह रही हो कि उसे यहाँ नहीं बल्कि अपनी शादी की रिहर्सल पार्टी में होना चाहिए, जो कि वाल्डर्फ होटल में ही अब से सिर्फ आधे घंटे में शुरू होने वाली थी। इधर सारा और ईव जब होटल पहुंचती हैं तो उनकी नजर अपनी शादी की रिहर्सल के लिए जाती हुई हेली पर पड़ जाती है। यहाँ पता चलता है कि हेली और ईव कॉलेज टाइम में बहुत अच्छी दोस्त थी और इत्तेफाक से आज सालों बाद वो एक दूसरे से मिली थी, इसलिए हेली उन दोनों को ही कल अपनी शादी तक रुकने के लिए कहती है। लेकिन सारा सिर्फ ईव को उसके साथ भेजकर अपने होटल रूम की ओर चली जाती है, क्योंकि उसे कल सुबह की फ्लाइट से सैन फ्रांसिस्को वापस जाना था। लेकिन यहाँ वो देखती है कि उसका मंगेतर लार्स अपना म्यूजिक शो छोड़कर उसे ढूंढता हुआ यहीं आ पहुंचा था। अब वो दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं तो रास्ते में सारा उसी स्केटिंग रिंग को देखकर रुक जाती है जहाँ 7 साल पहले उसने जोनाथन के साथ कुछ वक्त बिताया था। लार्स के साथ यहाँ एक बेंच पर बैठकर वो मन ही मन में उस छोटी सी मुलाकात को याद करने लगती है और बातों बातों में अपनी जैकेट वहीं बेंच पर रखकर भूल जाती है। अब अपनी शादी के रिहर्सल के दौरान जोनाथन कुछ उकड़ा खुड़ा सा दिखाई देता है तो बाद में हेली उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। जोनाथन अपने इस बर्ताव के लिए उससे सॉरी कह देता है तो हेली उसे अपनी तरफ से एक शादी का गिफ्ट देती है। वो इस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर उसी किताब की एक कॉपी होती है जो सारा ने 7 साल पहले उसे दिखाई थी। हेली बताती है कि वो हमेशा हर एक बुक स्टोर पर इसी किताब को उठाकर देखता था और उसके पास इसकी कोई कॉपी भी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि इससे अच्छा गिफ्ट उसके लिए और क्या हो सकता है। जोनाथन उससे कुछ नहीं कह पाता और कांपते हाथों से जैसे ही उस किताब को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इसके पहले ही पेज पर सारा का पूरा नाम और उसका नंबर लिखा हुआ था। अब वो बाहर टैक्सी में उसका इंतजार कर रहे अपने दोस्त डीन को जाकर ये किताब दिखाता है और बिना कुछ कहे उसकी जेब से फोन निकालकर उसके हाथ में थमा देता है। डीन एड्रेस फाइंडिंग सर्विस को फोन करके सारा का एड्रेस पता कर लेता है और अब वो दोनों रात को ही सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट पकड़ लेते हैं, जिससे जोनाथन अपनी शादी से पहले वापस भी लौट सके, जो कि अगले दिन दोपहर 12 बजे होने वाली थी। इस तरह सैन फ्रांसिस्को में रात के जिस वक्त वो सारा के घर के पास पहुंचते हैं, उस वक्त घर में उसकी छोटी सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है। अब घर की खिड़की में से पहले डीन की नजर उस पर पड़ जाती है और उसके काफी रोकने के बावजूद जोनाथन को भी ये सब दिख ही जाता है। दूर से देखने पर वो उसे सारा ही समझ लेता है और अब उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि वो उसे कब की भूल चुकी है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब बहुत खुश है। ये सोचकर वो वहीं से वापस लौट जाता है। इस तरह सुबह हो जाती है और अब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एक फ्लाइट में सारा को दिखाया जाता है, जो फ्लाइट की उड़ान भरने से कुछ पहले फोन पर अपनी फ्रेंड ईव को बताती है कि उसने लार्स से शादी के लिए मना कर दिया है। इसके बाद वो हेडफोन्स खरीदने के लिए अपना पर्स निकालती है तो देखती है कि अनजाने में ईव के साथ उसका पर्स बदल गया है। अब वो इसी में से पैसे निकाल कर दे देती है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी $5 के नोट पर पड़ जाती है जिस पर जोनाथन का पूरा नाम और उसका नंबर लिखा हुआ था। ये देखते ही वो इस नोट को झपट लेती है और तुरंत फ्लाइट से नीचे उतर जाती है। अब वो भी जोनाथन का एड्रेस पता करके उसके अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ कोई उसे बता देता है कि आज वाल्डर्फ होटल में जोनाथन की शादी है, जो अब तक शायद हो भी गई हो। ये सुनते ही सारा तुरंत टैक्सी पकड़कर वाल्डर्फ होटल पहुंच जाती है और मैरिज हॉल का दरवाजा खोलते ही चिल्लाकर कहती है स्टॉप। लेकिन वो देखती है कि यहाँ एक होटल एम्प्लॉय के अलावा कोई नहीं होता जो कुर्सियां वापस इकट्ठी कर रहा था। ये देखकर सारा उदास होकर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वो एम्प्लॉय उसे बताता है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया। ये सुनते ही सारा रोने लगती है और वो चाहकर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड ईव से मिलकर उसे विदा करती है और खुद यहीं रुककर जोनाथन को ढूंढने का फैसला करती है। अचानक उसे याद आता है कि उसकी जैकेट रात उसे स्केटिंग रिंग के पास पड़ी रह गई थी।
दूसरी ओर शहर में एक जगह डीन जोनाथन को एक लेटर देता है जिसमें उसने उसके टूटे हुए दिल को समझाने के लिए एक लंबी स्पीच लिखी होती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और जोनाथन इस इंटरेस्टिंग से लेटर को पढ़ते हुए कब उस स्केटिंग रिंग के पास पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ वो एक बेंच पर आकर बैठ जाता है जहाँ उसे सारा की वही जैकेट मिल जाती है। अब इस जैकेट को तकिए की तरह सिर के नीचे लगाकर वो रिंग के बीचों बीच लेट जाता है और सारा के दिए हुए उसी एक ग्लव्स को साइड में रखकर वो उदास सा आसमान के तारों को देखने लगता है। अचानक एक दूसरा ग्लव्स उसके सीने पर आकर गिरता है। अब वो हैरान होकर पीछे मुड़कर देखता है तो सारा को अपने बिल्कुल सामने देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलक उठती हैं। सारा भी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर उसके करीब आ जाती है और अब दोनों एक दूसरे को देखकर कभी मुस्कुराते हैं तो कभी इमोशनल हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।